फिजान हूँ। फिजान अहमद, मैं ब्रैकेट क्लोज की तरफ से आया हूँ। ये एक कोलैबोरेशन है स्किल सिटी और ब्रैकेट क्लोज की। स्किल सिटी एक एकेडमी है और ब्रैकेट क्लोज सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो हमने सोचा कि ब्रैकेट क्लोज के जो डेवलपर्स वगैरह होंगे वो स्किल सिटी आके पढ़ाएंगे और टीच करेंगे। और आज का लेक्चर शारिक देंगे, मोहम्मद शारिक देंगे वेब डेवलपमेंट के बारे में। तो शारिक, अब आप शुरू कर दें। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? मेरी आवाज़ सही तरीके से आ रही है सबको? हाँ, तो आज का लेक्चर है वेब डेवलपमेंट के बारे में। तो पहले तो मेरे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद शारिक है और मैं एक वेब डेवलपर हूँ। मुझे वेब डेवलपमेंट में ऑलमोस्ट 3 ईयर्स हो गए और मैं साथ में फ्रीलांसिंग और ब्रैकेट क्लोज में काम कर रहा हूँ। सही है। दूसरा, अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सही है। अब मुझे एक सवाल पूछना है आपको। व्हाट इज वेबसाइट? वेबसाइट जो है एक डेटा है जो हम एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। सही है। आप किस टाइप का डेटा, वो जो वेबसाइट का जो डेटा होता है वो हमें किस किस फॉर्मेट में वो अवेलेबल होता है? टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, पिक्चर फॉर्मेट में होता है, ऑडियो और वीडियो। अब टेक्स्ट फॉर्मेट में किस टाइप की वेबसाइट में डेटा वो अवेलेबल होता है? तकरीबन सभी में ही टेक्स्ट फॉर्मेट में अवेलेबल होता है। अब लेकिन प्योर टेक्स्ट टाइप की वेबसाइट्स देखी जाए तो विकिपीडिया फुल इसमें टैक्स वगैरह, मतलब फुल इसमें इंफॉर्मेशन टेक्स्ट फॉर्मेट में दी गई है। बाकी ब्लॉगिंग साइट्स वगैरह ये सारी चीज़ें भी टेक्स्ट फॉर्मेट में हमें डेटा प्रोवाइड करती है। फिर आती है पिक्चर टाइप का डेटा कौन कौन सी वेबसाइट्स हमें देती है। तो अनस्प्लैश एक वेबसाइट है जो हमें हाई क्वालिटी पिक्चर्स प्रोवाइड करती है और ये हमें डेटा प्रोवाइड करती है इन फॉर्म ऑफ पिक्चर्स। मतलब क्या हमें हाई क्वालिटी, अब ग्राफिक डिजाइनर्स ये क्या करते हैं, वहाँ से पिक्चर्स उठाते हैं, वो अपने ग्राफिक्स में यूज करते हैं। और वेब डेवलपर्स डिजाइन वो एचटीएमएल डिजाइन जब बनाते हैं तो उसमें वही पिक्चर को यूज करते हैं वेबसाइट पर दिखाने के लिए। तो पिक्चर फॉर्मेट में गिवन होता है, ऑडियो फॉर्मेट में गिवन होता है। जैसे साउंड क्लाउड होगी, साउंड क्लाउड टाइप की वेबसाइट। साउंड क्लाउड में क्या है, म्यूजिकल वेबसाइट है, उसमें थोड़ा म्यूजिक टाइप की चीज़ें। तो उसमें क्या हमें प्रोवाइड करते हैं, ऑडियो फॉर्मेट में प्रोवाइड करते हैं डेटा और वीडियो। अब वीडियो फॉर्मेट में हमें कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, यूट्यूब पे। अब यूट्यूब पे वो हमें किस तरीके से प्रोवाइड हो रहा है डेटा, वीडियो फॉर्मेट में प्रोवाइड हो रहा है। ये हम जो डेटा एक्सेस कर रहे हैं वो वीडियो फॉर्मेट में एक्सेस कर रहे हैं। सही है। अब वेबसाइट क्या करती है, डेटा कलेक्ट करती है। वो डेटा कलेक्ट करती है और हमें डिस्प्ले करती है सारा डेटा। मतलब जिस भी फॉर्मेट में हम डेटा चाहते हैं, मतलब टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहते हैं तो टेक्स्ट फॉर्मेट में डिलीवर करती है हमें, पिक्चर फॉर्मेट में करती है, ऑडियो वीडियो, इन सारे फॉर्मेट को मिला के, इन सारे डेटा फॉर्मेट को मिला के वो हमें डेटा प्रोवाइड करती है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। व्हाट इज वेब डेवलपमेंट? अब वेब डेवलपमेंट असल में होता क्या है? अब वेब डेवलपमेंट हमें वेबसाइट को डेवलप करना होता है। अब वेबसाइट को डेवलप करने के लिए हमें कुछ ना कुछ कोड लिखना पड़ेगा या कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। अब वेब डेवलपर का क्या काम, व्हाट इज वेब डेवलपमेंट? डेवलपमेंट में क्या काम होता है कि हम डेवलप करते हैं वेबसाइट की प्रोग्रामिंग डेवलप करते हैं। उस हिसाब से वो जिस टाइप की वेबसाइट हमें बनानी है। अब वेबसाइट होती है, एक स्टैटिक वेबसाइट होती है जिसमें बस टैक्स ही टैक्स होता है। एक दफ़ा मैंने डेटा पुट कर दिया, उसमें कोई भी दूसरी चीज़ नहीं हो सकती। उसमें ना कमेंट सिस्टम होता है, ना लॉगिन सिस्टम होता है। इस टाइप की कोई भी चीज़ नहीं होती। सिंपली ऐसे अगर ब्लॉग पोस्ट है, मैंने ब्लॉग पोस्ट कर दिया, लेकिन इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता, उस पर कोई लाइक नहीं कर सकता, उस पर कोई डिसलाइक नहीं कर सकता, उस पर कोई शेयर नहीं कर सकता। सही है। इस टाइप की वेबसाइट से लेकर, इस टाइप की स्टैटिक वेबसाइट से लेकर फुल डायनामिक कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशन तक बना वेब डेवलपमेंट में आती है। अब डायनामिक वेब एप्लीकेशंस किस टाइप के, मतलब कि बहुत सारी फेसबुक, सोशल मीडिया वेबसाइट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस टाइप की वेबसाइट्स, या तो ईआरपी टाइप की वेबसाइट्स जो हमारे बिजनेसेस में यूज होती है, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इस टाइप की जो वेबसाइट्स होती है वो डेवलपमेंट में डेवलप की जाती है, इसकी प्रोग्रामिंग की जाती है। सही। नेक्स्ट स्लाइड।
हु इज वेब डेवलपर। अब वेब डेवलपर कौन होता है, सही है। अब वेब डेवलपर वो प्रोग्रामर होता है जो स्पेशलाइज होता है वेबसाइट बनाने में, सही है। अब वो क्या करता है, वो इस तरीके से डेटा को वो कोड लिखता है कि सामने वाले क्लाइंट को हमें डेटा दिखे, मतलब डेटा दिखे हमें किस नॉर्मल वे में, मतलब कि नॉर्मल लैंग्वेज में, ह्यूमन लैंग्वेज में दिखे। और बैक पे वो कोड इस तरीके से, और वो डेटा ह्यूमन लैंग्वेज से कलेक्ट करके कंप्यूटर तक वो सर्वर तक पहुंच जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। वो क्या करता है, डिस्प्ले करवाने के लिए वो करता है सामने जो फ्रंट पे जो होता है वो हमें नॉर्मल दिख रहा होता है, नॉर्मली हमें सारी चीज़ समझ आ रही होती है, लेकिन बैक से वो हमसे नॉर्मल वे में डेटा लेके और फिर वो उसको ट्रांसलेट करके प्रोग्रामिंग वे में कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को प्रोग्राम दे रहा होता है हर चीज़ का डेटा वो। और वेब डेवलपर हर वक्त हमसे डेटा कलेक्ट कर रहा होता है, जब तक डेटा हमसे कलेक्ट नहीं करेगा नहीं वो आगे कुछ भी इंफॉर्मेशन दे नहीं सकता। तो वेब डेवलपर का काम क्या होता है, वो वेबसाइट को डेवलप करता है, वो किसी भी टाइप की वेबसाइट को डेवलप कर सकता है। जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया, स्टैटिक वेबसाइट से लेके फुल डायनेमिक वेबसाइट तक हर टाइप की वेबसाइट वेब डेवलपर डेवलप करता है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वेब डेवलपर्स। यहाँ पे 3 टाइप्स के वेब डेवलपर्स होते हैं, सही है। फ्रंट एंड डेवलपर होता है, बैक एंड डेवलपर होता है और फुल स्टैक डेवलपर होता है। फ्रंट एंड डेवलपर क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं। अब फ्रंट एंड डेवलपर क्या होता है, फ्रंट एंड डेवलपर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है यूजर इंटरफेयर जो होता है वेबसाइट का, जो वेबसाइट का डिजाइन जो होता है, जो एंड यूजर देख रहा होता है उसका जिम्मेदार होता है। उस पर वो देखते हैं भाई कि मैं ये डेटा किस तरीके से, मतलब कि मेरी वेबसाइट किस तरीके से दिखनी चाहिए, वो डिजाइनिंग टाइप का और इस टाइप के एलिमेंट्स को देखते हैं। अब वेबसाइट को दिखाने का एलिमेंट को देखते हैं सारा कि भाई मेरी वेबसाइट जो है स्टाइलिश दिखनी चाहिए, मेरी वेबसाइट या तो सिंपल दिखनी चाहिए। अब वो वेबसाइट के ऊपर डिपेंड करता है वेबसाइट किस टाइप की है। अगर ब्लॉगिंग वेबसाइट है और वो भी हेल्थ केयर और इस टाइप की चीज होगी, तो उसमें हम क्या करेंगे, लाइट कलर और लाइट थीम यूज करेंगे, क्योंकि उसमें लाइट थीम जो होगी अट्रैक्ट करेगी लोगों को। अब म्यूजिकल वेबसाइट है और कुछ म्यूजिक टाइप की इस टाइप की चीजें ज्यादा हैं, तो उसमें क्या होगा, हम डार्क बैकग्राउंड यूज करेंगे, डार्क थीम यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें जो देखते हैं वो फ्रंट एंड डेवलपर देखता है कि मैं किस टाइप की थीम यूज करूँ, अब मेरे वेबसाइट के हिसाब से मैं किस टाइप का डिजाइन दूँ वेबसाइट को, यूजर को किस तरीके का इंटरफेयर दूँ सामने की साइड पे, और उससे वो कैसे अट्रैक्ट होगा। मतलब कि बहुत ज़्यादा ही अगर एनिमेशन किसी भी वेबसाइट पे कर देते हैं, मतलब वो डेवलपर को तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, एनिमेशन बहुत ज़्यादा एनिमेशन होती है कि वो एक साइड से वो स्लाइडर चल रहा है, दूसरी साइड से आपका वो टेक्स्ट ऊपर से आ रहा है, साइड से वो साइड बार निकल रहा है, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर से आ रही होती है। देखने में तो बहुत अच्छा लगता है जब एंड, मगर जब एंड यूजर जब यूज कर रहा होता है उसको, तो उसको परेशानी होती है कि क्या कहते हैं, वो कहता है भाई कि ये चीज़ यहाँ से आ रही है, मैं समझूं क्या, मतलब कि मैं करूँ तो करूँ क्या। अब वो मैं कुछ पढ़ता नहीं हूँ, यहाँ से कुछ और आ जाता है, वहाँ से कुछ और आ जाता है, तो वो इरिटेट होके वेबसाइट को बंद कर देता है, सही है, वेबसाइट से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है कि वो पूरी वेबसाइट को देखे कि बहुत ज़्यादा ही एनिमेशन तो नहीं हो रही, यहाँ पे जितनी रिक्वायर्ड है उस हिसाब से वो सारी एनिमेशन टैब और प्रोवाइड करे। बहुत ज़्यादा एनिमेशन और बहुत ज़्यादा ही अगर वो डिज़ाइन को हाई करेगा जब भी डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। और उसको इस लिहाज से, मतलब कि यूज़र के लिहाज से हमें देखना होता है कि किस टाइप का डेटा हमें देख शो करवाना चाहिए और किस तरीके से हमें डिज़ाइन शो करवाना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब ये सिंपल, अब ये जो है सिंपल फॉर्मेट है, वो फ्रंट एंड डेवलपर का जो बनाता है वो वेबसाइट को डिज़ाइन करने के। अब ये ब्लू पार्ट वो लेफ्ट पे जो ब्लू लाइट ब्लू कलर की जो इमेज दिख रही है उसमें क्या सीन है, उसमें उसने वो लेआउट बनाया है भाई कि वो ऊपर मेन्यू बार होना चाहिए, मेन्यू बार के साथ साथ सर्च बार भी होना चाहिए। ये इसने एक पेपर वर्क कर लिया कि इसने कहा कि मुझे इस टाइप का डिज़ाइन बनाना है। और ये जो
फ्रंट एंड डेवलपर जो होते हैं वो पेपर वर्क भी करते हैं, कभी पेपर वर्क कर लेते हैं, कभी पीएचडी फॉर्मेट में अपने पास सैम्पल डिज़ाइन तैयार रखते हैं ताकि उसको देख के उनको आइडिया हो कि किस टाइप का डिज़ाइन बनाना है। तो क्या हुआ, इन्होंने वो पहले डिज़ाइन कर लिया कि किस टाइप का मेन्यू बार रखना है, सर्च बार क्या-क्या सर्च बार कैसा देना है, इसके बाद वो हेडर किस तरीके से शो करवाना है और ये सारी चीज़ें, साइड बार किस तरीके से शो करवाना है, फुटर कहाँ कैसे शो करवाना है, ये सारी चीज़ें। और तीनों इमेजेस में डिफरेंट है, मतलब तीनों इमेजेस में डिस्प्ले करवाने के तरीके डिफरेंट है। अब किसी में साइटों से मार्जिन दिया हुआ है, किसी में नहीं दिया हुआ, तो वो अब वो हमें डिपेंड करता है कि हमारी वेबसाइट की है किस टाइप की। ई कॉमर्स, अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है तो ई कॉमर्स वेबसाइट भी किस टाइप की है। अगर हेल्थ केयर प्रोडक्ट के टाइप की है तो उसमें हम लाइट थीम यूज़ करेंगे। अगर हमारी थीम कोई इस टाइप के प्रोडक्ट की टाइप की है जो यंग जनरेशन को अट्रैक्ट करती है, उसमें हम डार्क थीम यूज़ करेंगे। अब यंग जनरेशन क्या करती है, वो डार्क थीम से ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। अगर कोई प्रोफेशनल को हम प्रोफेशनल बंदों को वो अट्रैक्ट करेंगे, मतलब कि कोई हो गया इंजीनियरिंग टाइप के वो लोग हो गए या कोई बिजनेसमैन टाइप हो गए, सही है, तो उनको अट्रैक्ट क्या करेगा, उनको लाइट थीम ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, उनको डार्क थीम ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगी। प्रोफेशनल जो होते हैं उनको लाइट थीम अट्रैक्ट करती है। अब कोई ओल्ड एज पर्सन जो होते हैं उनको कौन सी थीम अट्रैक्ट करेगी, लाइट थीम अट्रैक्ट करेगी। तो उस पर डिपेंड करता है कि हमारा यूज़र कैसा है, मतलब सामने वाला यूज़र कैसा है, उसे किस टाइप की चीज़ अट्रैक्ट करेगी, उस हिसाब से फ्रंट एंड डेवलपर डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं, बैक एंड डेवलपर। बैक एंड डेवलपर, अब बैक एंड डेवलपर कौन होता है? बैक एंड डेवलपर वो होता है, जैसे फ्रंट एंड डेवलपर ने तो अपना काम कर लिया, उसने डिज़ाइन बना लिया, उसने सारी चीज़ें वो डिज़ाइन विज़ाइन सब कुछ कर लिया। बैक एंड डेवलपर क्या करेगा? फ्रंट एंड डेवलपर का जो डिज़ाइन है और उसका जो यूज़र इंटरफेयर है, उससे डेटा कलेक्ट करेगा, मतलब यूज़र से फ्रंट एंड से जो यूज़र का जो डेटा आएगा वो कलेक्ट करेगा और ये लेके जाएगा सर्वर के पास, और सर्वर से क्या होगा, डेटाबेस से सेव हो जाएगा। सर्वर से फिर सेंड होगा डेटाबेस के अंदर। अब इसमें क्या है, इसमें लॉजिक्स और वगैरह लिखी जाती है, इसमें मतलब प्रोग्रामिंग टाइप के कोड्स वगैरह इस तरीके से लिख के हम क्या करते हैं, डेटा गेट करते हैं फ्रंट एंड से और वो सेंड करते हैं डेटाबेस को सर्वर के थ्रू। अब इसमें हम बहुत सी एपीआई यूज करते हैं फ्रंट एंड से डेटा गेट करवाने के लिए, बहुत सी एपीआई यूज करते हैं बैक एंड पर डेटाबेस भेजने के लिए। एपीआई, अब एक सवाल आ रहा होगा, एपीआई क्या होती है? अब एपीआई क्या होती है, ये सवाल आ रहा होगा। एपीआई नॉर्मली यूज होती है एक ब्रिज बनाने के लिए दो प्लेटफॉर्म में। जैसे फ्रंट एंड डेवलपर ने अपना काम कर लिया, अब बैक एंड डेवलपर अपना काम कर रहे हैं, तो उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए कोई ना कोई ब्रिज तो बनाना पड़ेगा हमें। जैसे कि अगर एक एक जगह पे मैं खड़ा हूँ, मतलब कि यहाँ पे आगे समंदर है और वो तकरीबन 500 मीटर के बाद वो है वापस ज़मीन है, तो उसके दरमियान में मुझे क्रॉस करने के लिए या तो यहाँ पे कुछ ब्रिज तो चाहिए। तो यही सिस्टम है इसके अंदर, बैक एंड फ्रंट एंड के अंदर, कि बैक फ्रंट एंड का जो काम है उसको गेट करने के लिए बैक एंड के थ्रू एपीआईज बनानी पड़ती है और एपीआईज को कनेक्ट करना पड़ता है। तो एपीआईज के थ्रू हम फिर डेटा फैच करते हैं, मतलब डेटा गेट करते हैं, और वो डेटा फिर हम गेट करके सर्वर पर सेंड करते हैं। सर्वर क्या होता है, उस डेटा को सेव कर लेता है अपने पास। अब बैक एंड डेवलपर क्या क्या काम करता है? अब बैक एंड डेवलपर जिस टाइप की पूरी ईआरपी सिस्टम जो होता है, ईआरपी सिस्टम से लेके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम तक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है, सारी चीज़ों को जो फंक्शनल जो बनाते हैं वो बनाते हैं बैक एंड डेवलपर। बैक एंड डेवलपर क्या करेगा, डेटाबेस वो यूजर से क्या करेगा, यूजर वो अट्रैक्शन करेगा, आप चैट सिस्टम बना रहे हैं। अब वो बैक एंड डेवलपर क्या करेगा, अब फ्रंट एंड पे मैं कुछ चैट में बात कर रहा हूँ, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम वॉल्यूम करके मैंने बात स्टार्ट करी, अब क्या होगा, मेरे पास डेटा सेव हो जाएगा, वो गेट करूंगा मैं। बैक एंड डेवलपर जो होगा वो डेटा गेट करेगा, वो अपने पास डेटा लेगा,
इसके बाद वो डेटा जो होगा वो सेव हो जाएगा डेटाबेस में, और वही डेटा फिर वो शो करेगा दूसरे यूजर को। ये दूसरा जो यूजर होगा उस टाइम पे जिससे वो बात कर रहा होगा उसको वो उसको शो करेगा, और वही प्रोसेस फिर दोबारा होगा, मतलब कि वो फिर रिप्लाई देगा, वही सिस्टम द्वारा होगा कि वो डेट तो वो बैकएंड डेवलपर को कैच करेगा, फिर इसके बाद वो डेटाबेस में सेव होगा, और फिर इसके बाद वो शो होगा उस यूजर को। तो ये पूरा होता है बैकएंड डेवलपर का, कि वो हर चीज़ को फंक्शनल बना देता है। अब नॉर्मली अगर फ्रंट एंड का काम देखेंगे, फ्रंट एंड के काम में क्या होगा कि आपको डिजाइन तो दिख रहा है लेकिन आप उसमें कोई भी काम नहीं कर सकते होंगे। अगर कोई फेसबुक टाइप का लेआउट बना भी देता हूँ फ्रंट एंड पे आप कुछ भी पोस्ट नहीं कर सकेंगे, ना ही कुछ गेट कर सकेंगे। फ्रंट एंड पे सिंपली वैसे ही रहेगा, मतलब कि जैसा मैंने बना दिया वैसे ही है, लेकिन उसको फंक्शनल बनाने के लिए बैक एंड डेवलपर काम करता है, जो फिर वो फंक्शनल हो जाता है। उसमें फिर वो डेटा भी सेव होता है, उसमें फिर नया डेटा भी डिस्प्ले होता है, उसमें पीछे डेटा सेव भी होता है, उसमें मैनेजमेंट भी होती है, उसमें डैशबोर्ड्स वगैरह भी बनते हैं। इससे वेबसाइट जैसे वो कोई भी वेबसाइट हो जाए उसका डैशबोर्ड एक बनता है जिससे वो मैनेज करते हैं पूरी पूरी वेबसाइट को। वो डैशबोर्ड फेसबुक फेसबुक से लेके नॉर्मल वेबसाइट तक सबका बना हुआ होता है। मतलब फेसबुक अगर कोई भी काम करता है तो वो फेसबुक हर वक्त वो ऐसा नहीं है कोडिंग में जाके कोड वो चेंज करता है, नहीं। फेसबुक वाले काम करते हैं ना, वो प्रोग्राम उन्होंने बना लिया, डैशबोर्ड टाइप का बना लिया, अब वहाँ पर लॉगिन होके वो अपने हिसाब से डेटा चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से वो क्यूरीज वगैरह वो अपने हिसाब से जो भी मसला होता है वो सही कर सकते हैं। मतलब कि अगर मुझे किसी बंदे का ब्लॉक करना है अकाउंट, मतलब कि मुझे इतनी ज़्यादा रिपोर्ट आ गई इस बंदे की, बट एक बंदा है उसकी रिपोर्ट आ गई बहुत ज़्यादा, इसमें बैक एंड का काम ऐसे हुआ है कि मैं अगर अब उसकी इतनी रिपोर्ट्स आ गई, अब मुझे लग रहा है फेसबुक डेवलपर को ये लग रहा है कि यार ये जो बंदा है ये सही नहीं है, और अगर ये ज़्यादा दिन रुका तो हो सकता है वो मेरी जो मार्केट है, जो मेरे यूजर्स जो है डिस्टर्ब हो जाए दूसरे प्लेटफॉर्म पे। ये समझ गए कि ये मेरा जो प्लेटफॉर्म है ये है ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है, इस पर बहुत ज़्यादा स्कैम वगैरह होते हैं। तो क्या होगा वहाँ से बैक बैक एंड से वो क्या करेंगे ब्लॉक कर देंगे। अब वहाँ पे प्रोग्रामिंग वगैरह इस तरीके से बैक एंड डेवलपर ने ऑलरेडी इस तरीके से प्रोग्राम किया, आपको वहाँ पे ब्लॉक का बटन दबाएंगे तो सामने की साइड में ब्लॉक हो जाएगा। अगर हम बैक एंड प्रोग्रामिंग इस तरीके से ना करें तो बार बार हमें क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा कोडिंग पे। कोडिंग पे जाके फिर हमें ब्लॉक की क्यूरी लिखनी पड़ेगी, और फिर उसका ब्लॉक होगा तो इस तरीके से लंबी कहानी आ जाती है। और बैक एंड डेवलपर जो होता है यूजर के लिए, मतलब एंड यूजर के लिए वो कहानी आसान करता है। जैसे कि अगर मैं तो डेवलपर हूँ, लेकिन सामने वाला जो मेरा क्लाइंट है या मेरा कोई भी बंदा है वो डेवलपर तो नहीं है, वो सिंपल यूजर है या वो सिंपल मैनेजर है। तो उसको अगर डेटा चेंज करना है, किसी तरीके से मैनेज करना है, तो वो किस तरीके से करेगा। तो बैक एंड डेवलपर जो होता है इस टाइप के पॉइंट्स बना देता है कि आप यहाँ से डेटा, यहाँ पे आप डेटा डालोगे तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे डेटा डालोगे तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे मैनेजमेंट होगी, इस तरीके से यहाँ पे ये हो जाएगा। तो ये इस टाइप का काम होता है। और तो इसके बाद हम देखते हैं एक इमेज में बैक एंड डेवलपर किस तरीके से डेटा सेंड और रिसीव करता है। हाँ, अब क्या होता है ब्राउजर, जैसे मैंने वो अभी बताया इससे पहले कि ब्राउजर जो है फ्रंट एंड है, सही है। ब्राउजर से हम डेटा गेट करते हैं वेब सर्वर पे, वेब सर्वर जो है वो हमारा बैक एंड है। वेब सर्वर पे वो डेटा गेट करने के बाद हम डेटा बेस में सेंड कर देते हैं, उसको सेव करवा देते हैं, सही है। अब ब्राउजर से हमने कैच किया, सुना आपको कुछ बोलना है? कर गया दिल थोड़ा खाली था भर गया। अरसलान अरसलान कुरैशी, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि एक ही प्रोडक्ट। अब हमारा काम क्या होता है, ब्राउजर में हम क्या करते हैं, ब्राउजर में जो होता है नॉर्मल यूजर को डेटा दिख रहा होता है, फ्रंट एंड वाले का काम होता है ब्राउजर पे, सही है। ब्राउजर पे डेटा दिख रहा होता है, हम ब्राउजर से डेटा कैच करते हैं सर्वर पे, सर्वर से हम डेटा सेंड करते हैं डेटाबेस में। अब सर्वर और डेटाबेस का जो काम आ जाता है वो बैक एंड पे आ जाता है।
और ये सारा प्रोसेस जो मैं अभी ऊपर समझाया, मतलब प्रीवियस स्लाइड में समझाया, वही सारा प्रोसेस हो रहा है, लेकिन इसमें एक हमने इमेज दे दी। मतलब किस तरीके से ब्राउजर जो है डेटा सेव वो सेंड करता है सर्वर को, सर्वर पे डेटा सेंड करता है डेटाबेस को, और फिर यही प्रोसेस रिवर्स होता है, डेटाबेस से वो डेटा जाता है सर्वर पे, सर्वर से फिर ब्राउजर पे डिस्प्ले होता है, जो हमें डेटा डिस्प्ले होता है नॉर्मली। सही है ना? यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो पूछ ले अभी। यहाँ तक किसी को कोई सवाल है फ्रंट एंड एंड बैक एंड पे? हेलो, किसी को भी कोई सवाल है फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट में? कोई, किसी को भी कोई सवाल है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो पूछ ले। इसके बाद मैं अगर समझ आ रहा है सबको तो मैं आगे कंटिन्यू करूँ। हेलो, जी जी सर, समझ आ गया। सही। वो नेक्स्ट स्लाइड में है फुल स्टैक डेवलपर। 2 सेकंड। फुल स्टैक डेवलपर क्या होते हैं, तो कौन होते हैं? फुल स्टैक डेवलपर वो इंजीनियर्स या डेवलपर्स होते हैं जो डेटा जो है फ्रंट और बैक एंड दोनों को मैनेज करते हैं, दोनों डेटास को मैनेज करते हैं, दोनों साइड्स को मैनेज करते हैं। जैसे कि मैं काम कर रहा हूँ, फ्रंट एंड का भी काम कर रहा हूँ, बैक एंड का भी काम कर रहा हूँ। जैसे क्रिकेट के अंदर ऑलराउंडर्स होते हैं जो बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं। सही है? उसी तरीके से वेब डेवलपमेंट में आप कह सकते हो कि फुल स्टैक डेवलपर जो होता है वो ऑलराउंडर होता है। अब वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी कर सकता है, बैक एंड डेवलपमेंट भी कर सकता है, तो वो साथ में करता है वो। अब इसका सीन ये होता है कि जैसे क्रिकेट में जो ऑलराउंडर होता है वो दोनों चीजों में जरूरी नहीं कि दोनों चीजों में ही अच्छा हो, वो दोनों चीजें कर सकता है, लेकिन हो जरूरी नहीं कि वो दोनों चीजों में ही अच्छा हो। कोई होता है बॉलिंग ऑलराउंडर और कोई होता है बैटिंग ऑलराउंडर। इसी तरीके से इसमें क्या होता है, फुल स्टैक डेवलपर किसी का वो होता है बैक एंड में थोड़ा ज्यादा हाथ अच्छा होता है, किसी का फ्रंट एंड में थोड़ा ज्यादा हाथ अच्छा होता है, तो उस हिसाब से वो एप्लीकेशन डेवलप कर लेता है। और ये और इस टाइप के डेवलपर की बहुत ज़्यादा ही वैल्यू है। मतलब गूगल वगैरह और गूगल टाइप की कंपनीज जो है वो फुल स्टैक डेवलपर्स को ज़्यादा प्रिपेयर करती है बानिस्बत फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर की। बैक एंड डेवलपर की भी बहुत वैल्यू है, मतलब, लेकिन गूगल टाइप की जो अगर कंपनीज देखी जाए तो वो ज़्यादा प्रेफर करती है फुल स्टैक डेवलपर्स को, क्योंकि इनका जो काम जो है वो ऐसा काम है जिसमें दोनों आनी चाहिए आपको। अगर दोनों का आइडिया नहीं है तो आपको मुश्किल हो जाएगी काम समझने में, गूगल के एल्गोरिथम्स और इस टाइप की चीज़ें समझने में आपको मुश्किल हो जाएगी। तो फुल स्टैक डेवलपर की वहाँ पे बहुत वैल्यू है। और फुल स्टैक डेवलपर पूरे मतलब कि मैंने जैसे कहा फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का काम करते हैं, वो एप्लीकेशन वो डिज़ाइन भी करता है, जो वेब एप्लीकेशन जो होती है वो डिज़ाइन भी करता है, फिर उसके बाद वो डेवलप भी करता है, उसकी प्रोग्रामिंग भी डेवलप करता है। तो इसका काम थोड़ा बढ़ जाता है, मतलब कि इसका काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अब इस स्लाइड में मतलब फुल स्टैक डेवलपर सबको क्लियर हो गया या अभी भी समझाने में? फुल स्टैक डेवलपर सिंपल सा हम कहें तो वो जैसे क्रिकेट में ऑलराउंडर्स होते हैं, उसी तरीके से वेब डेवलपमेंट में फुल स्टैक डेवलपर्स होते हैं। सही है? अगर किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ ले। मैं 2 मिनट इंतजार कर रहा हूँ। मैं 2 मिनट रुक रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करूँगा। किसी को कोई सवाल नहीं है? किसी को भी अभी कोई मसला है इसके अंदर तो वो मेरे से पूछ सकता है। हेलो, सर कोई सवाल नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम जंप करते हैं। अब ये कुछ पॉपुलर फ्रेमवर्क्स होते हैं। फ्रेमवर्क्स
वो वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स। फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं? फ्रेमवर्क्स मतलब कि अगर हम वेब डेवलपमेंट करते हैं तो वेब डेवलपमेंट अगर हम कोड से करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोड से करने में क्या होगा, हमें बहुत ज़्यादा ही वो डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ही हमें एफर्ट लगानी पड़ेगी। लेकिन कुछ प्रोग्रामर्स और कुछ कंपनी से क्या किया, पहले से ही हमारे पास कुछ फ्रेमवर्क बना के दी थी। फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं? ऑलरेडी बंच ऑफ कोड होते हैं, पैकेजेस होते हैं, जिसमें हमें अच्छा खासा डेटा और प्रोग्राम बना हुआ मिल जाता है। इसमें बस हमें थोड़े बहुत अपने वो लॉजिक्स लगा के एप्लीकेशन हम तैयार कर सकते हैं। और इसमें थोड़ी डेवलपमेंट का जो मतलब कि डेवलपमेंट जो हम 1 महीने में पूरी वेबसाइट डेवलप करेंगे, तो उसमें हमारा काम क्या होता है, हाफ हाफ मंथ में हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। 2 सेकंड। तो इस तो फ्रेमवर्क किस टाइप के होते हैं? फ्रेमवर्क्स में ये कुछ है पॉपुलर फ्रेमवर्क जो हम यूज करते हैं वेब डेवलपमेंट में। रिएक्ट जेएस। अब रिएक्ट जेएस फ्रंट एंड डेवलपर्स के लिए फ्रेमवर्क बना हुआ है। रिएक्ट जेएस एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमें डेटा ऑन टाइम सेव करवा देता है, ऑन टाइम सर्वर पे सेंड कर रहा होता है। मतलब कि अगर मैं कोई भी डेटा अगर सेंड कर रहा हूँ ऑन टाइम, तो वो किसके जरिए होगा? रिएक्ट जेएस के जरिए होगा। इसके अलावा कोई और ऐसा फ्रेमवर्क है नहीं, कोई ऐसी टेक्निक है नहीं जिसके थ्रू मैं ऑन टाइम डेटा सेंड कर सकूँ। मतलब कि अगर मैं चैट पे उनको डेटा सेंड कर रहा हूँ और चैट सिस्टम देखा होगा कि चैट सिस्टम पे लोड नहीं होता। नॉर्मली अगर हम डेटा सेंड करते हैं किसी भी वेबसाइट पे या किसी भी चीज़ पे, तो क्या होता है, एक लोड होता है, किसी भी दूसरे पेज पे जाने में भी लोड होता है। लेकिन हम जब जब हम डेटा सेंड करते हैं चैट चैट बॉट के थ्रू, चैट सिस्टम के थ्रू, तो उस टाइम पे जो है हमारा लोड नहीं होता, वो ऑन टाइम डेटा आपको सेव हो रहा होता है, दूसरे बंदे को रिसीव हो रहा होता है। सही है। तो उस टाइप इस टाइप ऑफ प्रोग्राम बनाने के लिए हमारे पास यूज होता है रिएक्ट जेएस। मतलब रिएक्ट जेएस ऑन टाइम जितने भी काम होते हैं, मतलब कि ऑन टाइम आपको अगर काम करना है, रियल टाइम में अगर आपको काम करना है, फ्रंट एंड का काम बैक एंड पे सेंड करना है, सर्वर पर सेंड करना है, तो आपको रिएक्ट जेएस सबसे बेहतरीन फ्रेमवर्क है जो आप यूज करोगे। रिएक्ट जेएस फ्रंट एंड डेवलपर्स के लिए बहुत ही, आज के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हो गया है, फ्रंट एंड डेवलपर को रिएक्ट जेएस तो आना ही चाहिए। इसके बाद आता है दूसरा फ्रेमवर्क एंगुलर जेएस। एंगुलर जेएस एंगुलर जेएस एक फ्रेमवर्क है, मतलब वो ये भी रिएक्ट टाइप का एक फ्रेमवर्क है। और ये दोनों फ्रेमवर्क जो है वो जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जो वेबसाइट में यूज होती है फ्रंट एंड के अंदर, और इन सम केसेस में बैक एंड पे भी हम यूज कर सकते हैं। एंगुलर जेएस जो है फ्रंट एंड की तरह हमें ऑन टाइम डेटा भी सेंड करवाती है, और थोड़ा बहुत बैक एंड के फीचर्स भी इसमें होते हैं, मतलब कि उसमें डेटाबेस में थोड़ा बहुत डेटा भी सेव करवा देती है। मतलब कि एंगुलर जेएस जो है रिएक्ट जेएस से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल फ्रेमवर्क है। इसमें क्या है, ऑन टाइम डेटा आपका सेंड भी हो रहा है, फ्रंट एंड के सारे फंडामेंटल्स वो संभाल रहा है, सारे जो काम है फ्रंट एंड के भी संभाल रहा है, बैक एंड पे भी डेटा जो नॉर्मल डेटा जो होता है वो सेव करवा देता है। एंगुलर जेएस भी बहुत ही अच्छा टूल है फ्रंट एंड। मोस्टली ये जो एंगुलर जेएस जो यूज होता है वो फ्रंट एंड पे यूज होता है, बैक एंड पे कम ही यूज होता है। इसके बाद आ जाता है नोड जेएस। अब नोड जेएस अब नोड जेएस भी जो फ्रेमवर्क है वो जावास्क्रिप्ट का ही एक फ्रेमवर्क है। सही है। लेकिन ये नोड जेएस जो फ्रेमवर्क है वो यूज होता है बैक एंड डेवलपमेंट के लिए। बैक एंड प्रोग्रामर्स इसको यूज करते हैं, बैक एंड डेवलपर्स इसको यूज करते हैं। ये डेटा कैच करता है यूजर से। अब फ्रंट एंड का जो भी डेटा होगा, जैसे रिएक्ट जेएस ने हमें ऑन टाइम डेटा सेंड कर दिया, अब ऑन टाइम डेटा ऐसे सेंड तो कर दिया, अब रिसीव हम कैसे करेंगे वो सर्वर पे? रिसीव करने के लिए हम यूज करेंगे नोड जेएस। नोड जेएस से क्या होगा, हम डेटा गेट करेंगे, फिर उसके बाद उस डेटा को गेट करके उसका प्रोग्राम लिखेंगे, डेटा किस तरीके से वो गेट होगा, फिर उसके बाद कौन कौन सी लॉजिक्स चलेंगी, क्या क्या चीज़ें शो होंगी। और अगर डेटाबेस से सेव करवाना है तो
फिर हम क्या करेंगे, वही डेटा आगे सेव स्टैंड कर देंगे डेटाबेस में, वो क्या करेगा डेटाबेस में डेटा सेव कर देगा। सही। इसके बाद एक दूसरा फ्रेमवर्क आता है जेंगो। जेंगो बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क है। अब जेंगो फ्रेमवर्क की खासियत क्या है, जेंगो जो है हमारा 9, अगर हम कहें 60% काम जो है डेवलपमेंट का वो हमें फ्री पहले से ही करके दे देता है। ये भी बैकएंड फ्रेमवर्क है। बैकएंड का 60% काम जेंगो जो है करके दे देता है। ये पाइथन का एक फ्रेमवर्क है जो बहुत ज़्यादा यूज होता है, मतलब कि सबसे ज़्यादा डेवलपर फ्रेंडली, सबसे ज़्यादा डेवलपर जो यूज करते हैं इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड, वो यूज करते हैं जेंगो को। जेंगो के अंदर हमारे पास क्या क्या फीचर्स आ जाते हैं, जेंगो के अंदर हमारा फीचर ये आ जाता है कि हमें जिस तरीके से लिंक्स वगैरह जो डेवलप करनी पड़ती हैं बाकी प्लेटफॉर्म में, हमें जेंगो के अंदर नहीं करनी पड़ती। जेंगो में ऑलरेडी वो लिंक्स डेवलप हो जाती हैं। जो हमें डेटाबेस में अलग अलग काम करना पड़ता था वो भी हमें नहीं करना पड़ता। जो हमें फ्रंट एंड के कुछ रूल्स जो हैं कनेक्ट करने के, वो बैक एंड पे लगाने पड़ते थे कि वो इस तरीके से बैक एंड पे ये रूल लग जाए, इस तरीके से कनेक्ट हो जाए, वो भी रूल इसमें आसान हो जाते थे। तो जेंगो जो है बहुत ही ज़्यादा डेवलपर फ्रेंडली और बहुत ही हाई हाई क्वालिटी फ्रेमवर्क है जो डेवलपर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और जेंगो मतलब कि जो वेबसाइट हमें डेवलप करने में नॉर्मली टाइम लगे 15 से 20 दिन, वो जेंगो के थ्रू हम डेवलप कर सकते हैं 7 से 8 दिन के अंदर। जैसे ब्लॉगिंग वेबसाइट अगर हम डेवलप करते हैं, उसको डेवलप करने में हमें नॉर्मली लगते हैं 25 से 30 दिन बाकी फ्रेमवर्क में, वही चीज़ हम डेवलप कर सकते हैं जेंगो के थ्रू 10 दिन के अंदर अंदर। तो जेंगो इस लिहाज से बहुत ही वो फास्ट, बहुत ही ज़्यादा ही हमें वो फ़ायदा देता है। और जेंगो जो है सिक्योर भी है बहुत, मतलब सिक्योरिटी वाइज भी जेंगो बहुत अच्छा है। लेकिन एक जो नेगेटिव फीचर जो इसमें है, ये थोड़ा स्लो है। बाकी जो है बाकी सबके मुकाबले में थोड़ा जेंगो जो है स्लो है, क्योंकि इसके पैकेजेस ज़्यादा है, सब फ्री मेड वर्क ऑलरेडी इतना ज़्यादा हुआ है। अब मैं हर फीचर तो वो यूज़ करूँगा नहीं जेंगो का, मैं कुछ लिमिटेड फीचर्स अपने अपनी वेबसाइट के हिसाब से यूज़ करूँगा। तो वो जो जो एक्स्ट्रा फीचर्स जो डले हुए हैं उसका क्या हो रहा है, वो उसका भी वेट जो है मेरी वेबसाइट पे वो आ रहा है। इस वजह से वो जो वेट अगर ज़्यादा वेबसाइट पे आएगा तो वो वेबसाइट जो है स्लो हो जाएगी। तो थोड़ी जेंगो जो है थोड़ी स्लो वेबसाइट होती है, लेकिन सीन ये है कि ये जो है यूज़र फ्रेंडली और बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली और डेवलपर फ्रेंडली है वो फ्रेमवर्क है। तो इसको सीखना भी, मतलब सीखना बहुत अच्छा रहता है डेवलपर्स के लिए, अगर उसको जल्दी अगर काम डेवलपर डेवलप डेवलप क्या कहते हैं डिलीवर करना है। सही। फिर इसके बाद आ जाते हैं पीएचपी के अंदर। पीएचपी जो है ये कोई फ्रेमवर्क नहीं है, ये है वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब ये जो आइडिया है जो दिया था ना हमें वेबसाइट्स का, वो आइडिया देने वाला हमें कौन था, पीएचपी था। पीएचपी ने हमें आइडिया दिया कि हम वेबसाइट को पीएचपी के थ्रू हम ऑनलाइन भी कुछ काम कर सकते हैं, ऑनलाइन भी वो डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, ऑनलाइन भी डेटा किसी और को दिखा सकते हैं। तो पीएचपी वही काम करता है, मतलब पीएचपी के थ्रू हम दूसरों को डेटा दिखा सकते हैं, पीएचपी के थ्रू हम डेटा गेट कर सकते हैं, सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। पीएचपी स्टार्टिंग में जब वेबसाइट का कॉन्सेप्ट आया, जैसे मैंने बताया पीएचपी ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया। और जितनी भी पुरानी वेबसाइट्स अगर हम देख लें, मतलब सोशल मीडिया वेबसाइट जो आज भी जो सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया वेबसाइट है फेसबुक, वो भी पीएचपी पे चल रही है। और और पीएचपी की मतलब कि आजकल डेवलपर्स जो कहते हैं कि पीएचपी की वैल्यू नहीं है, पीएचपी जो है ख़त्म हो गई है, इसका टाइम ख़त्म हो गया है, ऐसा नहीं है। पीएचपी की आज भी वैल्यू उतनी है जितनी पहले थी। और आज भी हमारा 80% इंटरनेट जो है पीएचपी की वेबसाइट पर वो पीएचपी की वेबसाइट पे ही है। मतलब कि 80% जो वेबसाइट्स हैं वो पूरे इंटरनेट वो पीएचपी पे ही डेवलप हुई हुई है। तो पीएचपी भी बहुत ज़्यादा ही वो अच्छा टूल है जो हम यूज़ कर सकते हैं बैक एंड डेवलपमेंट करने के लिए, तो वेबसाइट बनाने के लिए। सही। इसके बाद आ जाते हैं फ्लास्क पे।
फ्लास्क भी पाइथन का एक फ्रेमवर्क है। फ्लास्क जो है थोड़ा हाई एंड फ्रेमवर्क है, मतलब कि ये थोड़ा इसमें थोड़ा ज़्यादा हमें काम करना पड़ जाता है। मतलब ये जैसे जेंगो है, जेंगो और फ्लास्क में अगर डिफरेंट अगर देखा जाए तो जेंगो जो है हमारा 90% वो होता है, 60% काम करके दे देता है। लेकिन फ्लास्क जो है हमें 10 to 20% काम करके देता है। उसके बाद का जो काम होता है वो हमें खुद डेवलप करना पड़ता है। और इसी इसी वजह से फ्लास्क थोड़ा फास्ट भी है, लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो ये थोड़ा डेवलपर फ्रेंडली नहीं है। इसको हमें खुद डेवलप करना पड़ता है, तो जो डेवलपर जो है इसको कम ही प्रेफर करते हैं जेंगो के मुकाबले में। लेकिन फ्लास्क जो है फिर भी यूज़ होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स, अगर कोई बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स वेबसाइट है जिसमें जेंगो के फीचर्स हम यूज़ नहीं कर सकते, तो वहाँ पे फ्लास्क यूज़ होगा। जैसे जेंगो में तो आप हमारे पास वो जो है फीचर्स जो है उन्होंने गिवन कर दी। अब इसमें बहुत सी चीज़ें जो है हमें उन फीचर्स के अलावा नहीं डाल सकते बहुत सी चीज़ें। लेकिन क्लास में क्या है, हम किसी भी तरीके से फीचर दे सकते हैं। तो क्लास में एक वो एडवांटेज ये आ जाता है कि हम किसी भी तरीके से फ्रेमवर्क वो अपना काम कर सकते हैं, अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। फिर इसके बाद एक और फ्रेमवर्क आ जाता है लारावेल। लारावेल किस टाइप का फ्रेमवर्क है? लारावेल जो है पीएचपी का एक फ्रेमवर्क है। पीएचपी जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ी, मतलब कि ये जो पीएचपी जो लैंग्वेज थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसी से बना हुआ एक फ्रेमवर्क है लारावेल। अब लारावेल का सीन ये है कि लारावेल सिक्योर भी है, फास्ट भी है, और ये हमें अच्छा खासा काम करके भी दे देता है। तो ये जो डेवलपर जो है इसको भी बहुत प्रीफर करते हैं। लेकिन और दूसरा ये है कि ये ईआरपी सिस्टम जो जितने भी वो ऑनलाइन ईआरपी सिस्टम जो है उसमें भी लारावेल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो लारावेल भी बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है वेब डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं टूल्स कौन कौन से यूज टूल्स देखते हैं फ्रंट और बैक एंड। अब ये कुछ टूल्स हैं फ्रंट एंड बैक एंड। फ्रंट वो टूल्स हैं वेब डेवलपमेंट के। 2 सेकंड। अब इसमें मैंने वो यहाँ पे कुछ टूल्स डिफाइन कर दिए। अब फ्रंट एंड का एक फ्रंट एंड से टूल क्या क्या है? एचटीएमएल वो टूल है जिससे वेबसाइट आपको दिखती है, मतलब वो स्ट्रक्चर बनाती है किसी भी चीज़ का। अगर कोई बिल्डिंग बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर के लिए हम वो सीढ़ियाँ वगैरह यूज़ करते हैं, तो स्ट्रक्चर के तौर पे एचटीएमएल और एचटीएमएल5 हमारी यूज़ होती है वेबसाइट में। इसके बाद जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है, जावास्क्रिप्ट और जेक्यूडी यूज़ होती है। मतलब कि उसके जो फीचर्स है, मतलब कि वो सारी चीज़ें जो उसके फीचर्स जो हम वो डिफाइन करते हैं, उसका लेआउट, उसकी वो सारी चीज़ें, लेआउट नहीं मतलब कि उसके फीचर्स किस तरीके से इसकी सीढ़ियाँ ऐसे जाएंगी और ये सारी चीज़ें वो हम करते हैं जावास्क्रिप्ट और जेक्यूडी के अंदर। और थोड़े बहुत फंक्शंस वगैरह भी जो होते हैं वो जावास्क्रिप्ट और जेक्यूडी के थ्रू हम डिस्प्ले करवाते हैं। इसके बाद आ जाता है CSS। अब CSS क्या है? CSS जो है पूरी डिजाइनिंग और डेवलपमेंट करती है, मतलब पूरा जो वेबसाइट का जो डिजाइन होता है वो CSS करती है। जेक्यूडी और जावास्क्रिप्ट क्या करती है, उनमें थोड़ा लॉजिक उन्हीं डिजाइन्स में थोड़ा लॉजिक्स लगा देती है, लेकिन पूरा जो डिजाइन जो होता है वो CSS करता है हमारा। अब बिल्डिंग है, बिल्डिंग भी जब डिजाइन होती है तो डिजाइन का जो काम होता है पूरा डिजाइन जो खूबसूरत बनाता है बिल्डिंग को। अगर ऐसे हम देखें बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का वैसे भी रहने लायक है, बिल्डिंग में हम रह सकते हैं बगैर डिजाइन वगैरह करे भी। सिर्फ हमारा काम होगा डेवलपमेंट का काम हो गया, थोड़ा बहुत काम हो गया, हम रह सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, उसको डिजाइन करेंगे। तो डिजाइन का जो फैक्टर जो आ जाता है वो CSS के थ्रू हम डिजाइन करते हैं अपनी वेबसाइट को। तो इसके बाद आ जाता है बैकएंड रूबी ऑन रेल्स। ये भी एक रूबी एक लैंग्वेज है जो हम यूज करते हैं बैकएंड के लिए, जैसे वो PHP है और दूसरे फ्रेमवर्क्स हम यूज करते हैं। रूबी एक वो बैकएंड के लिए। PHP जो है वो बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया। वो बैकएंड डेवलपमेंट के लिए और वेबसाइट के लिए। और इसने ही असल आइडिया दिया है, PHP ने ही असल आइडिया दिया है वेब डेवलपमेंट का। एंगुलर का मैंने वो पिछले वाली स्लाइड में बता दिया कि ये बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों के लिए यूज होती है, लेकिन मोस्टली जो काम है इसका फ्रंट एंड के लिए होता है। नोट जेएस भी वो बहुत ही पॉपुलर फ्रेमवर्क है, जो मैंने लास्ट स्लाइड में बताया कि नोट जेएस जो जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है और ये बैक एंड के लिए यूज होता है। और फिर आ जाता है डॉट नेट।
.NET जो है एक C# का फ्रेमवर्क है। ये भी पूरी सिक्योर है और ये बहुत ज़्यादा ही डिमांड में है। पाकिस्तान के अंदर अगर इसकी डिमांड देखी जाए तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा ही है। अगर .NET डेवलपर पाकिस्तान के अंदर, इसकी ऑलमोस्ट लाख 1 लाख टू 150 के दरमियान सैलरी होती है .NET डेवलपर की। इसके बाद आ जाते हैं डेटाबेसेस पे। अब डेटाबेसेस मतलब कि हम फ्रंट एंड और बैक एंड को हमने डेवलप कर दिया। फ्रंट एंड पे लैंग्वेज हमने चूज़ कर ली, बैक एंड पे लैंग्वेजेस हमने चूज़ कर ली, उनके थ्रू हमने पूरी वेबसाइट को डेवलप कर दिया। अब डेटा है, अब डेटा हम हवा में तो छोड़ नहीं सकते। अब हमें क्या, ना ही सर्वर पे वो खुद ऐसे ही सेव कर देगा, तो हमें क्या करना पड़ता है, बैक एंड पे डेटाबेस कनेक्ट करवाना पड़ता है। अब डेटाबेस हमारे पास बहुत बहुत सारे डेटाबेस है। अब यहाँ पे हमारे पास एक डेटाबेस MySQL। MySQL मतलब कि PHP के साथ जो PHP ने जैसे कि हमें वो आइडिया दिया वेबसाइट्स का, जैसे कि MySQL ने हमें आइडिया दिया डेटाबेस वेबसाइट के डेटाबेस का, वेबसाइट का जो डेटा है वो सेव करवाने का डेटाबेस में। MySQL सबसे पावरफुल डेटाबेस है वेबसाइट्स के लिए। इसके बाद आ जाता है MongoDB। MongoDB भी बहुत अच्छा वो डेटाबेस है, और DB भी अच्छा डेटाबेस है, और MS SQL ये भी अच्छा डेटाबेस है। मतलब कि ये सारे डेटाबेस जो है, इन सब में से थोड़ी थोड़ी चेंजेस हैं, लेकिन जो आइडियली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो MySQL यूज़ होता है, क्योंकि MySQL आइडियल है और ये हर टाइप की होस्टिंग हमें प्रोवाइड करती है MySQL के अंदर। PHP और MySQL जो है ये ऐसी दो चीज़ें हैं जो हर टाइप की हमें होस्टिंग, हर टाइप की चीज़ों में हमें प्रोवाइड हो जाती है इजीली। इस वजह से इन दोनों चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है वेबसाइट के मामले में। इसके बाद MongoDB भी बहुत यूज़ होता है, और MongoDB को भी हम बहुत ज़्यादा ही मतलब कि यूज़ करते हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा ही जो हैवी वेबसाइट जो होती है उनमें MongoDB यूज़ किया जाता है ज़्यादा। और NoSQL एक और डेटाबेस होता है NoSQL, जो इस लिस्ट में ऐड नहीं है। उसके बाद वर्जन कंट्रोल। अब मैं फ्रंट एंड का काम कर रहा हूँ, दूसरा बंदा जो है बैक एंड का काम कर रहा है, और डेटाबेस वाला चलो हमने एक नया बंदा रख लिया, एक दूसरा बंदा जो है वो डेटाबेस को मैनेज कर रहा है। हम तीन जो काम कर रहे हैं, अब मैंने फ्रंट एंड पे कुछ चेंज किया और बैक एंड वाले ने अपने एंड पे कुछ चेंज किया, तो वो क्या है, वो मैश अप हो जाएगा। तो वर्जन कंट्रोल क्या करते हैं कि वो जो वेबसाइट का जो नया वर्जन जो होता है ना, उसको उसको जो है उसको जो है कंट्रोल करते हैं। जैसे कि मैंने कुछ भी चेंजेस करी, तो वर्जन कंट्रोलर क्या करेगा, वो सेव कर लेगा अपने पास चेंजेस, और फिर इसके बाद जब दूसरा बंदा जो अपने पास काम करने बैठेगा, तो वो उसको वो चेंजेस को पहले वो पुल करना पड़ेगा, फिर इसके बाद वो अपना काम कर सकता है। अगर वो ऐसे ही काम करेगा तो उसके पास एरर आ जाएगा कि आपकी वेबसाइट, आपका जो प्रोग्राम है वो आउटडेटेड हो गया है, अपडेटेड प्रोग्राम अब ये है जिस पर आप काम कर रहे थे। तो उसको ये पुल करना ज़रूरी है, और ये बटन कंट्रोलर बहुत ज़रूरी है जब आप वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं या कोई भी डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। वर्जन कंट्रोलर ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि एक बंदा तो डेवलप करता नहीं है, 3-4 बंदे डेवलप करते हैं, तो उसमें वर्जन कंट्रोलर बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हो जाता है। अब गेट सबसे बेस्ट है वर्जन कंट्रोलर के लिए। इसके बाद ग्रंट है, एक्स डिबग है, सब वर्जन है, ये सारे भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो है गिट। सही है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स जो हैं बेस के में टीम वर्क है, रेड 9 है, ट्रेलो है, जीरा है। तो ये सारे जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स हैं। उसमें ये एक और होता है गेटअप है, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब कि ये सारे भी होते हैं बेस के वगैरह। अब यहाँ पे क्या होता है, अब गेट के थ्रू हम पुल करते हैं। अब लेकिन वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स जो है, यहाँ पे वो जो होता है डेटा हमारा प्रोजेक्ट जो होता है वो हम सेव करवाते हैं। मतलब कि यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट अपलोड हुआ हुआ होता है। अब मैं क्या करूँगा, अपने लैपटॉप के थ्रू गेट से क्या करूँगा, फैच करूँगा अपने पास गेट करूँगा। उसके बाद उसी पे ही काम करूँगा, और जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा मैं उसको फॉरवर्ड कर दूँगा, उसको सेव कर दूँगा वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल पे। अब वो बेस कैंप पे करूँ, गिटहब पे करूँ, किसी पे भी करूँ, मैं उस तरीके से वहाँ पे सेव कर दूँगा। फिर दूसरा डेवलपर जब भी करेगा तो वो वहाँ पे देखेगा, वहाँ से पुल करना उसको ज़रूरी है, फिर उसके बाद वो उसी को ही गेट करेगा। सही है। तो ये सारा काम करता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स।
सही। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ तक किसी को कोई इशू है, मतलब कि यहाँ तक किसी को कोई मसला, अगर कुछ कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मुझे बताएं ताकि मैं एक्सप्लेन करूँ। क्योंकि यहाँ पे हमारा वेबिनार ख़त्म हो गया। तकरीबन हमारे जो वेबिनार का जो लेक्चर था, जो हमारे सेशन का जो मकसद था, वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे कोई ऐसा काम जो आपको समझ नहीं आया, कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ नहीं आया, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूँ। सही है ना? किसी को कुछ समझ नहीं आया तो वो पूछे, चैट बॉक्स में वो टाइप करके पूछ सकता है, वॉइस में भी पूछ सकता है, माइक भी अनम्यूट करके पूछ सकता है। कोई सुन भी रहा है कि नहीं? जी जी समझ आ गया हम। कुछ नहीं समझना इसमें, मतलब कि सब समझ आ गया, इसमें कुछ भी मसला नहीं है। मैं लेक्चर एंड कर दूं? सही। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपको सब कुछ समझ आ गया और आपको ये जो है, जो आपका जो वेबिनार जो गुजरा है वो आपको अच्छा लगा होगा, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। अब ये आपको बताना है हमें कि आपको कैसा लगा। अब ये आप चैट पे बता दें कि आपको वेबिनार सच में समझ आया है कि नहीं आया, क्योंकि अभी तक हमें कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि किसी भी एक बंदे ने भी कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा। या तो मैंने बहुत अच्छा ही पढ़ा दिया इस वजह से किसी ने सवाल नहीं पूछा, या तो मैंने बिल्कुल ही सही तरीके से नहीं पढ़ाया, किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। तो सवाल अगर किसी का कुछ भी है तो वो पूछ ले, मैं तो हम यहाँ पे वेबिनार को एंड कर रहे हैं। इसके बाद सर इमाज जो है आपको वो अपकमिंग कोर्सेज और इस टाइप की चीज़ों को बताएंगे जो हम लॉन्च करने वाले हैं। सही। हम 5 मिनट रुक जाते हैं, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो 5 मिनट में रिस्पॉन्स कर लें। अगर 5 मिनट में रिस्पॉन्स अगर नहीं आता तो फिर उसके बाद हम ये वेबिनार का जो लेक्चर जो है वो एंड करते हैं, और उसके बाद जो है सर इमाज जो है वो आपको सारे कोर्सेज का, मतलब अपकमिंग कोर्सेज और वेब डेवलपमेंट के जो अपकमिंग कोर्सेज हैं उन सब के बारे में बताएंगे। जी सर आप आगे बढ़ाएं स्लाइड। सर इमाज 5 मिनट वेट कर लें, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई इशू हो तो वो पूछ लें, इसके बाद हम आगे स्लाइड्स पढ़ाते हैं। जी सर शारिक। तो इमाज एक काम करें, आप वो अपकमिंग कोर्सेज का वो एक्सप्लेन करेंगे, बाकी ये यूट्यूब पे तो अपलोड हो जाएगा तो सबको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर किसी को भी कोई इशू हो तो वो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, अगर किसी भी टाइप का इशू हो तो आप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं वीडियो देखने के बाद। सही है। बाकी सर इमाज आप शुरू करें। नेक्स्ट स्लाइड पे वो अपकमिंग कोर्सेज है।
हम और भी कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको, फाइनेंशियल सरिमास आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है, थोड़ा आप अपने माइक को चेक कर लें। अब सही आ रही है आवाज़? नहीं, थोड़ा बैकग्राउंड वॉइस बहुत ज़्यादा ही आ रही है। अब सही आ रही है आवाज़? अब सही है, अब सही है। हम अदर कोर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, अकाउंट्स के बारे में, और वर्चुअल असिस्टेंट फ्रीलांसिंग के बारे में, पाइथन लैंग्वेज भी हम, और फ्रंट एंड काफ़ी कोर्सेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी इंटरेस्टेड हो वो ले सकता है। और बेसिकली हमारा मार्केटिंग और वेब डेवलपमेंट का वेबिनार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली। तो आप रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। सर शारिक आगे बढ़ाइएगा अपकमिंग कोर्सेज के लिए। सही। हमारे अपकमिंग कोर्सेज ये है जो इंशाल्लाह हम जल्द अनाउंस करने वाले हैं। हमारी क्या डेट है इसकी लॉन्च करने की अपकमिंग कोर्सेज जो है, इंशाल्लाह। ये अपकमिंग कोर्सेज जो है, जी ये हमारे असल में वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं। सारे अपकमिंग कोर्सेज जो ये जी जी वेबिनार जिसके लिए हमने दिया है, मतलब कि वेब डेवलपमेंट विद जेंगो, जो जेंगो का हमने फ्रेमवर्क बताया था, जेंगो का बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क है और ये डेवलपर फ्रेंडली फ्रेमवर्क है। इसमें 60% डेवलपर्स का काम हुआ होता है। बैक एंड डेवलपमेंट विद जी नोड जेएस, इसमें नोड जेएस के बारे में पूरा हम पढ़ाएंगे। फ्रेमवर्क जी लारावेल, अब लारावेल का जो फ्रेमवर्क है उसमें हम फ्रेमवर्क लारावेल में हम ये पढ़ाएंगे, लारावेल के बारे में पूरा पढ़ाएंगे। फ्रेमवर्क क्लास, फ्रेमवर्क क्लास के अंदर ये पाइथन का जो एक और फ्रेमवर्क है क्लास, उसके बारे में पढ़ाएंगे। इसके बारे में थोड़ा किस तरीके से जी किस तरीके से वो एप्लीकेशन वगैरह बनती है क्लास के थ्रू। दूसरा ये कि इसके अलावा दूसरे कोर्सेज भी हम हमारे लॉन्च हो चुके हैं, जैसे कि फ्रंट एंड फंडामेंटल, जिसके अंदर हम वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट और इस टाइप की बेसिक नॉलेज वेबसाइट के बारे में हम देंगे। दूसरा ये कि हमारा एक और कोर्स भी है रिएक्ट जेएस पे भी है, जिसमें हम फ्रंट एंड के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो ये सारे कोर्सेज हैं जिसके अंदर आपको वेब डेवलपमेंट का पूरा आइडिया होगा। अगर आपको बिल्कुल भी वेब डेवलपमेंट का आइडिया नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप फ्रंट एंड वो फंडामेंटल्स में वो रजिस्टर करवाएं। उसके अंदर आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट इसके बारे में नॉलेज हो जाएगी। जब तक आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट के बारे में नॉलेज नहीं होगी, एटलीस्ट आपको HTML CSS के बारे में नॉलेज होगी, जब भी जाके आप फ्रंट एंड या बैक एंड पे काम कर सकेंगे। अगर आपको इन दोनों में किसी में भी अगर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगी, तो आप बैक एंड का अगर जेंगो अगर आप ले लेते हैं स्टार्टिंग में ही, तो जेंगो में आपको बहुत इशू होगा, नोट जेएस में भी बहुत इशू होगा, लारावेल में भी होगा, फ्लास्क में भी होगा। तो मैं रिकमेंड आपको ये करूँगा कि आप सबसे पहले फ्रंट एंड फंडामेंटल्स को स्टडी करें, इसके बाद आप आए बैक एंड पे या फ्रंट एंड के रिएक्ट जेएस वगैरह फ्रंट एंड के वो फ्रेमवर्क्स में आए। सही है, ताकि आपको इश्यू ना हो काम करने में। सही, सर मास आप कंटिन्यू करें। जिसने वेबिनार अटेंड किया है तो ज़रा हमें कि हमारा वेबिनार कैसा हुआ, तो आप मुझे ग्रुप में बता सकते हैं, पर्सनली भी और ग्रुप में भी, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। और कोई भी जो जो इंटरेस्टेड है वो हमसे फ़ोन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। सर शारिक यहीं एंड करें बस। जी जी, यहाँ पे ही एंड करते हैं हम। सही, ओके, अल्लाह हाफिज़।